नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। अब देखेंगे कि किसी भी साहित्य के विकास में उस युग की परिस्थितियाँ, देश, काल, वातावरण का बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहता है और आधुनिक काल भी उससे पृथक नहीं है, क्योंकि इस युग में भी नवजागरण के फलस्वरूप जो साहित्य का विविध रूप में जो विकास हुआ, इन नवीन प्रवृत्तियों को आप देखेंगे किस प्रकार से है। और अब देखिए आधुनिक काल में जो जो इतना बड़ा युग है, इतना बड़ा जो काल है, इसमें किस प्रकार से जो विविध तरह की जो रचनाएं लिखी गई, उसकी क्या प्रवृत्तियां रही है विशेष रूप से, उसमें किस प्रकार की किसकी प्रधानता रही है, किसमें किसका जो महत्व दिया गया है, वही उनकी प्रवृत्तियां, वही उनकी विशेषताएं हैं जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं पद एवं गद्य का विकास। तो पद एवं गद्य का विकास, क्योंकि आधुनिक काल में पद और गद्य का विकास समान रूप से होता है। इस काल की सर्वप्रथम विशेषता गद्य का विकास ही है, क्योंकि उसी दृष्टिकोण से ही गद्य के विकास को ही ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। आप देखेंगे मुद्रण कला की सुविधा तथा ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से जो निर्मित बौद्धिक जो परिवेश वातावरण ने गद्य के विकास को अग्रसर किया है। भारतेंदु युग का जो गद्य जो त्रुटियों से अमुक्त नहीं था, लेकिन उसका परिमार्जन द्विवेदी युग में हुआ और उत्कर्ष युग यदि कहा जाए तो छायावाद में, और अद्यतन युग में गद्य अत्यंत समर्थ एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। अब देखेंगे जो आधुनिक काल में किस तरह से गद्यों की जो रचनाएं हो रही है, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, रेखाचित्र आदि आदि आप कह सकते हैं किस प्रकार से गद्य की रचनाएं हो रही थी। उसका निबंध भी आप देख सकते हैं। तो ये इसका विकास होता है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि की रचना गद्य में होने लगी थी। तो गद्य के चतुर्धिक विकास के बाद भी पद्य के विकास में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अब देखिए किस प्रकार से द्विवेदी युग में कविता, छायावाद में आप देखिए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में इसके ज्वलंत उदाहरण अब छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को आप देखिए किस तरह से जो पद्य का भी विकास आगे चलता चला गया। तो इस तरह से आधुनिक काल में दोनों रूप में, गद्य और पद्य दोनों में ही उनका विकास हुआ है। दोनों की ही प्रधानता आप इसमें देखने को आपको मिलेगी। हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काल में साहित्यिक भाषा जो खड़ी बोली है उसको बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आधुनिक काल में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली ने अपनी प्रतिष्ठा ले लेती है, अपनी जो जगह बना लेती है। क्योंकि अब देखेंगे आधुनिक काल का जो प्रथम उत्थान हम कहें, जो भारतेंदु युग जिसको कहें, भारतेंदु जी ने अपनी जो पद्य रचनाएं जो है ब्रज में कर रहे थे, बाद में जो गद्य से ही कहीं न कहीं शुरू करते हैं, खड़ी बोली जो लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये पहले खड़ी बोली गद्य का माध्यम बनी थी, किंतु बाद में पद्य में भी इसका प्रयोग होने लगा। कालांतर में देखेंगे उसे राष्ट्रभाषा का पद भी प्राप्त हुआ ही, कहे कि अभी तक पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में है, क्योंकि वह असंख्य भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी को। और इसका कारण खड़ी बोली की सहज, सरल और वैज्ञानिक लिपि है। खड़ी बोली में एक ओर जहाँ स्वाभाविकता थी, वहीं दूसरी ओर इसने अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों को भी अपने आप में समायोजित कर लिया है। आज इसकी उपयोगिता को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसका वैज्ञानिक विकास भी हुआ। इसलिए साहित्यिक भाषा जो खड़ी बोली पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि उसमें जो रचनाएं लिखी जाने लगी द्विवेदी युग में, कह सकते हैं खड़ी बोली के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी
द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम करती है और उस पत्रिका में खड़ी बोली का विकास और उत्कर्ष की ओर को ले जाने का काम किया गया है। अब राष्ट्रीयता की भावना का उत्कर्ष की बात करें तो आधुनिक काल का जो उदय आरंभ जो है स्वतंत्रता के समय से हुआ। अब इसमें देखेंगे राष्ट्रीयता की जो राष्ट्रीय भावना का जो विकास राजनीतिक चेतना के फलस्वरूप भी हुआ। भारतेंदु युग के नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी राष्ट्रवादी कवि के रूप में अवतरित हुए। इस युग में आप देखेंगे कि साहित्य की जो तत्कालीन भारत की जो दुर्दशा है, देशभक्ति एवं प्राचीनता की गौरव पर जो दृष्टि आप देख सकते हैं, जागरण का स्वरूप यहाँ मुखरित होता है। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता का स्वर समृद्ध हुआ। कांग्रेस की स्थापना के बाद राजनीतिक चेतना का जो स्वरूप ही बदल गया। करीब किसानों तथा मजदूरों के प्रति सहानुभूति जो व्यक्त की गई। इस समय के कवियों ने अपनी कृतियों में देशभक्ति का संचार किया। स्वतंत्रता प्रेम एवं मानवता प्रेम इस युग की राष्ट्रीयता का मूल स्वर है, जिसमें देश की दुर्दशा का ज्ञान, संगठन की सच्ची प्रेरणा, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधुत्व की भावना तथा पंचशील पर आधारित विश्व शांति एवं सह अस्तित्व की भावनाओं का क्रमिक विकास राष्ट्रीय भावना की उत्कर्ष के रूप में दिखाई देता है। आधुनिक काल में राष्ट्रीयता की भावना आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पूर्ण रूप से किया गया है, क्योंकि कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध इत्यादि विधाओं में आप देख सकते हैं किस प्रकार से राष्ट्रीयता का विकास यहाँ हुआ है। उसको आप भली भांति आप देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कुछ पंक्ति यदि मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय चेतना की बात आप कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस तरह से अंग्रेज राज सुख साह सभी सब भारी पीधन विदेश चली जात यही अति दुख प्यारी। या कहते ना अब हूँ भारत भाई रब हूँ सब मिली हाहा भारत सा देखी नहीं जाए। या इसी प्रकार से आप देखेंगे द्विवेदी युग में भी किस प्रकार से जो राष्ट्रीयता आप देखेंगे, इसमें ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही भी लिखते हैं, जिसको न निज गौरव था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। नाथुराम शर्मा शंकर की वो कविता काफी वंदनीय है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की गेदी पर करना होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे। और उसी समय अब उसके बाद आप जाए यदि इच्छाबाद की ओर भी हम लोग बढ़े तो जयशंकर प्रसाद की वो कविता अरुण या मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। या माखनलाल चतुर्वेदी की वह कविता आप देखेंगे, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी जिस पद पर जावे वीर हनी। इस प्रकार से राष्ट्रीयता की जो भावना आप देखेंगे प्रमुख रूप से वो उत्कर्ष रूप में आधुनिक काल में आपको देखने को मिलेगा। प्रकृति चित्रण, अगले बिंदु पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रकृति चित्रण आधुनिक काल में प्रकृति चित्रण का अधिक महत्व दिया गया। श्रृंगार काल में प्रकृति चित्रण के जिस उद्दीपन रूप का वर्णन जो किया गया, उस विषय को जो बनाया गया था वह आधुनिक काल में परिवर्तित हो। भारतेंदु युग में प्रकृति का आलम्बन रूप अंकन आपको मिलेगा, प्रारंभ हुआ था। द्विवेदी युग के साहित्यकारों का ध्यान प्रकृति यथातथ ज्यों का त्यों वर्णन की ओर गया। इच्छाबाद में प्रकृति का सुंदर अंकन उपलब्ध होता है। प्रकृति का मानवीकरण हुआ। प्रकृति के अनुसार सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला की रचना में अत्यधिक मनोहारी प्रकृति के चित्र उपलब्ध होते हैं। अब बाद में देखेंगे कि युग में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सौंदर्यबोध भी कराया जाने लगा। नई कविता में प्रकृति चित्रण शुद्ध कला की आग्रह से परिपूर्ण है। मैं इसमें प्रकृति चित्रण पर सुमित्रानंदन पंत की सबसे चर्चित कविता प्रथम रश्मि की कुछ पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ। आपको अब देखेंगे, इसको शामिल भी कर सकते हैं। प्रथम रश्मि काना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल भंगिनी
पाया तूने यह गाना। सोई थी तुम सुप्रनीड़ में पंखों की सुत में चिपकर, ऊँघ रही थी घुम द्वार पर प्रहरी जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर नभ नव कलियों को चूम रहे थे, सिखा रही थी मुस्काना। इस तरह की जो आप देखेंगे वो कविता आपकी कितनी जो प्रकृति के मनोरम दृश्य को उन्होंने जो है प्रस्तुत करने का काम करती है। आगे हम बढ़ते हैं युग नवयुग की चेतना। नवयुग की चेतना देखिए, आधुनिक युग में नवयुगीन चेतना के विविध रूप परिलक्षित होते हैं। साहित्य किसी वर्ग विशेष का न होकर संपूर्ण मानव समाज का बन गया था। आदर्श के स्थान पर यथार्थ का वास्तविक चित्रण अंकित होने लगा था। निम्न वर्ग समाज एवं शोषितों के प्रति जो सहानुभूति दर्शाई जाने लगी थी, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शोषितों की भावना को अधिक प्रकट किया गया था, जिसमें कारगर रूप से आप कह सकते हैं प्रगतिवादी विचारधाराओं में यह कहीं कहीं इसका विशेष स्थान आप देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रगतिवादी चेतना में आपको देखने को मिलता है। जो शोषितों के प्रति, जिसको उनके प्रति जो लोगों की जो विचारधाराएं थी उसको कहीं के उजागर करने का काम किया जा रहा था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार का स्वस्थ रूप आप कहें कि भारतीय युग के आरंभ में जो रीतिकालीन जो श्रृंगार भावना के प्रति विद्रोह की जो भावना है वो आपको परिलक्षित होता हुआ नजर आएगा। द्विवेदी युग में श्रृंगार को अश्लीलता के नाम से अभिहित किया गया, किंतु छायावाद के समय श्रृंगार वर्णन प्राय उगचर न होकर सूक्ष्म सौंदर्य से जुड़ा है, जिसमें कह सकते हैं कि इन्होंने जो जयशंकर प्रसाद कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा वाली भावना नारी को उचित स्थान दिलाया है। और आप देख सकते हैं द्विवेदी युग में वो नाम से अभिहित हुआ था, लेकिन वो कहते भी है कि द्विवेदी युग में आप देखेंगे किस प्रकार से नारी के प्रति जो एक सम्मानजनक जो था वो आपको देखेंगे कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। तो इस तरह की बातें आप देखेंगे। और नारी तुम श्रद्धा केवल श्रद्धा हो, रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा कर जीवन की सुंदर समतल में, जो जयशंकर प्रसाद लिखती हैं श्रद्धा की देवी मानती हैं। तो ये अब देखिएगा फिर प्रगतिवाद के युग में श्रृंगार भावना को यथार्थ की कसौटी पर कसकर देखा गया। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित काम मनोविश्लेषण श्रृंगार भावना का मूल बनकर इस काल की साहित्य में अवतरित हुआ, किंतु अब देखेंगे प्रगतिवादी साहित्य में श्रृंगार भावना रस विहीन हो गई। इस प्रकार से आपको श्रृंगार का स्वस्थ रूप देखने को मिलता है। वादों की प्रधानता आप देखिए कि आधुनिक काल के साहित्य में वादों की अधिकता परिलक्षित होती है, क्योंकि पश्चात साहित्य विधाओं के अनुसरण पर हिंदी में विभिन्न वादों का समावेश होता है। इन वादों में छायावाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, पलायनवाद, हालावाद, नकेलवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद के बाद नकेलवाद या प्रपदवाद, प्रतीकवाद इत्यादि जो प्रमुख रूप से वादों का उल्लेखनीय स्थान है। इन वादों के कारण आधुनिक काल का हिंदी साहित्य अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विचारों के संघर्ष से बौद्धिक परिमार्जित भी हुआ तथा साहित्यकारों का समावेश हिंदी साहित्य के अंतर्गत हुआ भी। अब देखेंगे आगे शैली परिवर्तन। आधुनिक काल में भाषा परिवर्तन के साथ साथ शैली परिवर्तन के विभिन्न रूप भी उपलब्ध होते हैं। गद्य की अधिकाधिक प्रयोग और उसकी विभिन्न शैलियों के विकास के कारण ही आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। भारतेंदु युग में ग्राम साहित्य का स्वर, कजरी, डुमरी, लावनी आदि लोकगीतों के छंद शैलियों में भी काव्य में प्रयोग की गई है। द्विवेदी युग में नवीन शैली के रूप में इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग हुआ। कमलकांत पदावली से युक्त छायावादी शैली का आविर्भाव छायावाद युग में हुआ। और आप देखेंगे किस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो मुक्तक छंद की जो उन्होंने प्रारंभ करते हैं। और प्रगतिवादी युग में अलंकार विहीन शैली को उपयुक्त किया गया। प्रयोगवादी युग में नए नए प्रयोग शैली
परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं, जिसके प्रत्येक अवचेतन मन की भावनाओं पर वह आधारित होता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। अब आधुनिक काल के साहित्य पर अंग्रेजी जो शिक्षा है, साहित्य और संस्कृति का प्रभाव संपर्क के कारण पड़ा भी, और विशेष रूप से मुद्रण कला के विकास की फलस्वरूप के पश्चात अब कहें गद्य के क्षेत्र में अंग्रेजी का जो प्रभाव कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज आदि पर पाश्चात्य प्रभाव पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। छायावाद एवं रहस्यवाद पर भी स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग में अंग्रेजी जो सानेट का प्रभाव स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ता है। तो प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी काव्य में ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो अंग्रेजी साहित्य से पूर्णतया प्रभावित है, आप कह सकते हैं। अब देखिए कि सामान्य विषयों का प्रतिनिधित्व जो अंतिम हम लोग रखे हैं, मैंने रखा है इसमें, जो सामान्य विषयों का प्रतिनिधित्व हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में सामान्य से सामान्य विषयों को भी काव्य में प्रतिस्थापित किया गया है। अति साधारण विषयों पर रचना करने की प्रवृत्ति युग में अधिक है। विधवा, विवाह, वृक्षा, कपूत, सपूत, करुणा, भिखारी, कुकुरमुत्ता, नीम का पेड़, आंसू, जिसको तोड़ती पत्थर, भिक्षुक में देखिए, वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, वो आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया ठीक, मुट्ठी भर दाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। अब किस तरह से हम देखिए, या तोड़ते पत्थर में देखिए, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरो मालिका अटारिका पराकार। तो ये आप देखेंगे छोटे छोटे जो है सामान्य विषयों को भी प्रतिनिधित्व करके उस पर लिखे गए हैं। इस प्रकार ये कहा भी जा सकता है कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के सर्वांगीण विकास का युग है। इसे हम साहित्य का स्वरयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आधुनिक जीवन की विविधता का समुचित प्रतिनिधित्व भी है। जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को जो स्वर्णयुग कहा गया, तो हम दूसरा स्वर्णयुग के रूप में देखा जाए हिंदी साहित्य में तो आधुनिक काल को कहा जाएगा, क्योंकि आधुनिक काल बहुत महत्वपूर्ण है, आज के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।